गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम करेंगे ऑटोमेशन इन द ऑफिस, जो कि आपके +1 कॉमर्स के सब्जेक्ट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस का 7th लेसन है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ऑटोमेशन होती क्या है, डेफिनेशन क्या है। द टेक्निक ऑफ मेकिंग ए सिस्टम ऑपरेट ऑटोमेटिकली, कि एक सिस्टम को हम ऐसे बना देना कि वो अपने आप ही ऑपरेट होता रहे ऑटोमेटिकली, ठीक है। या क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी को क्रिएट भी करना और अप्लाई करना टू कंट्रोल द प्रोडक्शन, के अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि जो हमारी प्रोडक्शन है ऑटोमेटिक हो जाए। इस लेसन के अंदर जो ज़्यादातर एस्पेक्ट्स आपको दिए हुए हैं वो ज़्यादातर ऑटोमेटिकली प्रोसेस को ले रहे हैं विद रिलेटिंग टू कंप्यूटर, कि जब हम कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफिस के अंदर तो कैसे रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती हैं, तो कैसे उसके अंदर हमारा टाइम बचता है, कैसे उसकी कॉस्ट बचती है, कैसे काम एफिशिएंटली हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों को हमने ध्यान में रखना है। तो पहला वही हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द नीड या इम्पोर्टेंस ऑफ ऑटोमेशन। तो इसमें अपने आप अगर हम सोचें पहले माइंड के अंदर कि हमने कौन कौन से इसके हेडिंग्स बनाने हैं, तो हमें पता है कि इससे स्पीड बढ़ेगी, इससे टाइम बचेगा, ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी आएगी, और इससे कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेस्टेज बचती है, काम के अंदर एक एक्यूरेसी आती है, एक स्टैंडर्डाइजेशन आ जाती है, इससे क्वालिटी जो है वो बेटर हो जाती है, आउटपुट ज़्यादा निकलेगी, हमारी जो फर्म की गुडविल है वो राइज़ होएगी। तो यही हमने सारे इसके स्टेप्स बनाने हैं। तो पहला वही क्या है कि रिडक्शन इन द कॉस्ट, कि इट फैसिलिटेट द क्विक इंफॉर्मेशन यूजिंग द कंप्यूटर्स, के कंप्यूटर्स को मान लो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया हमारे ऑफिस के अंदर, तो इससे क्या है इन्फॉर्मेशन हमें बड़ी क्विकली मिलनी शुरू हो जाएगी, और इससे क्या है हमारे जो डिक्रीज़ करेगा ये सैलरी के एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़, वेस्टेज को घटाएगा, और ओवरऑल इससे हमारी क्या है कॉस्ट घट जाएगी। दूसरा क्या है इंक्रीज्ड स्पीड, इट फैसिलिटेट स्पीडी रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन, कि उनकी रिकॉर्डिंग फास्ट हो जाएगी, उनको प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, और उनकी आगे प्रेजेंटेशन भी फास्ट हो जाएगी। इंक्रीज्ड आउटपुट, तो जब इनकी स्पीड हाई होएगी, टाइम कम होएगा, तो ऑटोमेटिकली हमारी आउटपुट भी क्या है बढ़ जाएगी। बेटर क्वालिटी, कि इससे हमें पता है कंप्यूटर के साथ में एरर रेट जो है काफ़ी कम हो जाती है, तो बेटर क्वालिटी आउटपुट हमें मिलेगी। एक्यूरेसी, तो इट रिड्यूसेस रिमूव्स, या कह लो कि चांसेस ऑफ एरर। इंक्रीज्ड गुडविल, ऑटोमेशन से हमारी फर्म की जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट अब हम इसके और करते हैं एडवांटेजेस। तो इसके अंदर आ जाएगा आपके पास रिलीव मोनोटनी, कि ये बॉर्डम से हमें जो एक तरह की रेपिटेटिव वर्क हमारी जो वर्कफोर्स करती रहती है उससे रिलीव कराएगा हमें। इट रिलीव्स द वर्क फ्रॉम द बोर्डम ड्यू टू द रेपिटेटिव वर्क, ठीक है। मेंटेन द स्टैंडर्डाइजेशन, बाय गिविंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स इट मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, तो हमने पहले क्या है कि टाइम कम हो गया, कॉस्ट कम हो गई, और वर्किंग की स्पीड बढ़ गई, इससे हमारी जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो गई। सेव द रिसोर्सेज, इससे क्या है कि कई तरह की चीज़ों के हमारे रिसोर्सेज की जो है वेस्टेज कम हो जाती है, इस तरह से हमारे रिसोर्सेज भी सेव होते हैं। तो ये सारी एडवांटेजेस थी जब हम ऑटोमेशन करते हैं। अब हमने देखना है कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं ऑटोमेशन की। तो ये भी पहले आप अपने माइंड के अंदर सोच के चलो कि क्या डिसएडवांटेज होएगी। जब भी हम प्रोसेस को कोई ऑटोमेटिक करेंगे तो हमेशा ही क्या होएगा कि उसमें पहली बात तो उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होएगी, उनको चलाने की कॉस्ट ज़्यादा होएगी। कल को वो ख़राब हो गया तो उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हो सकती है, और मान लो कि उसका लोकल लेवल के ऊपर कोई सर्विस सेंटर नहीं है या उसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, तब मुश्किल आ गई। और सेकंड प्रॉब्लम आएगी हमारे एम्प्लॉयज़ की तरफ से, जो कि रजिस्ट करेंगे कोई भी इस तरह की ऑटोमेशन को, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी छंटनी हो जाएगी कल को। इससे क्या है स्टाफ, यहाँ तो अगर हम और सरप्लस लगाते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्टाफ और रिक्रूट करते हैं, उससे हमारा स्टाफ सरप्लस हो जाएगा। तो ये सारी डिसएडवांटेज भी साथ में इसके अटैच्ड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन कौन सी डिसएडवांटेज है। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कि जो इसकी इंस्टॉलेशन जो सेटअप कॉस्ट है पहले बहुत ज़्यादा होएगी। ऑटोमेशन रिक्वायर द इनिशियल या सेटअप कॉस्ट एंड आल्सो मेंटेन ह्यूज इनिशियल सेटअप कॉस्ट एंड आल्सो मेंटेन द मेंटेनेंस कॉस्ट विच मे नॉट बी पॉसिबल फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस।
कि इतनी ज़्यादा भी हो सकती है कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑटोमेशन पॉसिबल ही ना हो। दूसरा आ गया हमारे लिए कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, कि उनको जो आम रूटीन वर्किंग के लिए जो उसकी जो कॉस्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या उसकी जो कुछ और टेक्निकल आस्पेक्ट्स हैं, वो हो सकता है कि कॉस्ट उनकी बहुत ज़्यादा हो। फिर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मशीन्स, कि जब भी हम ऑटोमेशन करते हैं तो मशीन्स इस तरह से डिज़ाइन की होती हैं कि उनको हम अगर कि मैक्सिमम उससे प्रोडक्शन ले, 24 आवर उसको ऑपरेट करे। बट अगर हमारी इतनी प्रोडक्शन है ही नहीं और अगर उसको हम यूज़ ही सिर्फ 5 और 6 आवर्स करते हैं, तब वो हमारे लिए कॉस्टली पड़ेगा। जो हमने लोन लिया है उसको ख़रीदने के लिए मशीनरी को, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा होएगा तो बेनिफिट्स कम होएंगे हमें। तो ओवरऑल क्या है कि अगर हम मशीन्स को अंडर यूटिलाइज़ करते हैं दैन देयर कैपेसिटी, इट विल कॉस्ट मोर इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन, कि लोन के ऊपर इंटरेस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट्स जो हम ले रहे हैं उससे वो कम है। फिर सरप्लस ऑफ स्टाफ, ऑटोमेशन के लिए अब हमें ये भी हो सकता है कि जो पुराना स्टाफ है या तो उसको हम ट्रेनिंग दें या नया ट्रेंड स्टाफ उसको हम रिक्रूट करें। तो दोनों ही चीज़ों के अंदर, चाहे हम पुराने स्टाफ को उसको ज़्यादा ट्रेन करें या नया ट्रेंड स्टाफ को नया रिक्रूट करें, तो दोनों केस के अंदर यह हाई कॉस्ट इसके अंदर लगेगी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगली इसकी डिसएडवांटेज है रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। अक्सर एम्प्लॉयज़ को ये डर रहता है कि हमारी इसके अंदर छंटनी हो जाएगी, तो क्या करते हैं वो रजिस्ट करते हैं बाय द स्ट्राइक्स करके या कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट करके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। एम्प्लॉयज़ रजिस्ट ऑटोमेशन बाय स्ट्राइक्स या इनडिसिप्लिन एज दे अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर जॉब्स। फिर क्या है लॉस ऑफ क्रिएटिविटी, कि मान लो कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं तो जब वो रेपिटेटिव टाइप का काम करते हैं तो उसके अंदर वो कोई ना कोई क्रिएटिविटी के कारण उसमें कोई नई चेंज ले आते हैं ऐसी जो कि बेनिफिशियल होती है। बट अगर हम सारा ये रेपिटेटिव वाला काम मशीन्स को देते हैं तब इस तरह की क्रिएटिविटी हम नहीं फाइंड कर सकेंगे। मशीन ने एक ही तरह की प्रोडक्ट्स निकालते जाना है, उसने नहीं सोचना कि हाँ इसको कैसे हम और सुधार सकते हैं। ठीक है, तो आगे आ गया कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन, कि मान लो अगर कहीं ये मशीन हमारी ब्रेकडाउन हो जाती है तब ओवरऑल फैक्ट्री की प्रोडक्शन ही जो है रुक जाएगी। तब हम ये नहीं कह सकते कि मैनुअली हम उसको काम करवा लें। ठीक है, तो ये सारी डिसएडवांटेजेस अटैच थी हमारे ऑटोमेशन के प्रोसेस के साथ में। अब हमने देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ ऑफिस मशीन। इसको भी आप पर्सनली अपने ऊपर लेके चलो कि मान लो आपने कोई कंप्यूटर सेट या घर पे कोई ऐसी कोई और मशीन्स इंस्टॉल करनी है, तब आपके माइंड के अंदर क्या आता है। तो सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर यही आता है क्या मेरे को इसकी ज़रूरत है, क्या इसके लिए मेरे पास पैसे हैं, क्या इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैं अफोर्ड कर पाऊँगा, कि ये फिर इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने साल ये मेरे को लगातार बिना ख़राब हुए सर्विस देती रहेगी। अगर ये ख़राब होती है तो उसकी हमारे पास सर्विस सेंटर है, क्या उसका स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल हो जाएगा, या उसके जो सप्लायर्स हैं उनकी रेपुटेशन क्या है। फिर इसका हम ये भी देख सकते हैं कि उसके अदर हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं, उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर सकते हैं हम। तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर लेनी है कि अगर फैक्ट्री के अंदर भी हमने मशीन्स को इंस्टॉल करना है तो हमारे पास उनकी ये सारी एनालिसिस होना चाहिए। कि पहली बात नीड, कि हमारी डिग्री ऑफ नीड, कि हमारी नीड की इंटेंसिटी कितनी है। अगर थोड़ी बहुत ही नीड है, हमें लगता है कि इसको हम बाज़ार से पूरा करवा सकते हैं किसी मशीन से, तब हमें मशीन्स की ज़रूरत नहीं है। बट अगर हमें लगता है कि इसके बिना हमारा काम चल ही नहीं सकता, तब चाहे हमें ये काम सारा लोन लेके भी करना पड़े तब इसको हम करते हैं। सो डिग्री ऑफ नीड शुड बी असेस्ड वेरी केयरफुली एज इट रिक्वायर ह्यूज फंड्स, सो कंपेयर द अदर अल्टरनेटिव अवेलेबल्स। आगे आ गया कॉस्ट। तो कॉस्ट जो है शुड बी इन द बजट, कि हमारा बजट इसको अलाउ करता हो कि हम इसको ख़रीद लें। इसके लिए भी हमें क्या करना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि इतनी अगर हमारी कॉस्ट लग रही है क्या उससे ज़्यादा हम बेनिफिट्स इसमें से ले रहे हैं या नहीं। अगर बेनिफिट्स ज़्यादा हैं तभी हमें ये ऑटोमेशन करनी चाहिए। फिर आ गया हमारी इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है कि अलॉन्ग विद द जो इसकी मतलब रिपेयर करने की कॉस्ट होगी या उसको मेंटेन करने की कॉस्ट होगी, ठीक है, या उसको रूटीन के अंदर वर्क करने की जो उसकी कॉस्ट होंगी, तो उन सभी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि वो कितनी ज़्यादा है।
क्या उसको हम अफोर्ड कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या नहीं। फिर ड्यूरेबिलिटी, कि इसकी लाइफ कितनी है, कितना को लॉन्ग लास्टिंग है, तो क्या कितनी सर्विस ये हमें दे सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट इसके अंदर अब हम करते हैं इसके फर्दर फैक्टर्स कौन से हैं कि हाँ, कि इसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है ऑपरेट करने के अंदर, क्या ये कोई इजी है इसको ऑपरेट करना, इसके लिए हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग या कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर दूसरा इसमें सेम मिलता जुलता नाम है इसका, पहले था इजी टू ऑपरेट है, दूसरा सिंपल इन ऑपरेशन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन इसके ऐसे हों कि हमें वो लगातार बोरडम क्रिएट ना करते हों, हमें फटीगनेस क्रिएट ना करते हों, हमें थकावट ना करते हों। ठीक है, अगला आ गया इसकी सर्विसिंग, क्या इसकी सर्विस फैसिलिटी और स्पेयर पार्ट्स क्या इजीली अवेलेबल हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, अब फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि क्या अगर मान लो कि मेरे को लगता है कल को कि इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं थी, मैंने ऐसे ही परचेज़ कर लिया, तो क्या इसको मैं किसी और जगह यूज़ कर सकता हूँ, क्या इसका कोई अल्टरनेट यूज़ है। तो उसको हम कहते हैं उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा है पोर्टेबल, कि इसको क्या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। रेपुटेशन ऑफ सप्लायर, तो उसकी जो सप्लायर की इंटेग्रिटी है, रेपुटेशन है, वो हमें चेक करनी चाहिए ताकि वो क्या हमें जो गारंटी दे रहा है क्या उस गारंटी के ऊपर वो पूरा खरा उतरेगा या नहीं। फिर उसके आगे स्पीड एंड क्वालिटी, तो क्यों जो हमने जो ख़रीदी है प्रोडक्ट या जो हमने मशीनरी ख़रीदी है, तो क्या वो स्पीडीली हमें आउटपुट देती है, और जो आउटपुट है क्या वो क्वालिटी आउटपुट है। तो ये हमने सारे फैक्टर्स के ध्यान रखने हैं। तो ये 3 मेजर हमारे क्वेश्चन थे, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द ऑटोमेशन। तो सिर्फ इस लेसन के अंदर हम ये तीनों ही क्वेश्चन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।